All right, welcome back. Can you guys hear me? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, ठीक है जी, शहबाज, थैंक यू। भाई पार्टिसिपेट कर लिया करें, ठीक है। क्लास है हमारी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी, बट आज जो सेशंस हैं उसमें भी कोशिश करें ओके सर। पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। हाँ, तो पांचवा एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन बनाते हुए, वो है सेंट्रलाइजेशन, या उसका जो ऑपोजिट है डिसेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन से क्या मुराद है कि किस हद तक, ये आप देखें यहाँ जो लिखा हुआ है डिग्री, किस हद तक डिसीजन मेकिंग जो है वो ऊपर के लेवल्स पे है। जैसे हम जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? अच्छा, खैर, तो आप एक टर्म सुनते होंगे जी, मरकज ने या मरकजी हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो कुछ इख्तियारात जो है वो मरकज के पास होते हैं, सेंटर के पास। इसी तरह आपने एक टर्म सुनी होगी जी, सेंट्रल बैंक। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको अब वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बेसिकली आईएमएफ के रिक्वायरमेंट है कि इसको आप बेसिकली आज़ाद कर दें हुकूमत के कंट्रोल से। तो अब सेंट्रलाइज है, नोट जिसने छापने हैं वो हर कोई नहीं छाप सकता घर बैठ के, एक इदारा है सेंट्रल, वो छापेगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें जो मुल्क का दिफा है वो सेंट्रलाइज्ड है कि जी आर्मी जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है वो मुल्क का दिफा करेंगे। हर शख्स जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, जो टॉप लेवल के प्लान बनने हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। मैं कंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन एक इदारा है पाकिस्तान में, वो जो टॉप लेवल के सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू अप्रूव होते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन या उसका उलट डिसेंट्रलाइजेशन वो हद है या वो डिग्री है जिस हद तक कुछ फैसले मरकजी तौर पे टॉप के लेवल पे हैं, और अगर उसका उल्टा है डिसेंट्रलाइजेशन, ये देखें, तो जिस हद तक नीचे के लेवल्स पे आपने जो है वो पावर दी हुई है फैसले करने की, वो चीज डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। तो सेंट्रलाइजेशन का बेसिकली उल्टा है डी ई लगा के डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप मैं सिंपल सी मिसाल लेता हूँ, क्लासरूम की हम बात करें चैट विंडो में। हाँ, ये प्लीज जो भी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं अपने चैट विंडो में नाम वगैरह लिख दीजिएगा, राइट। क्लासरूम में आप मुझे बताएं कि अगर हम दो ही लेवल ले लें, एक टीचर सर, का। जी जी हर सेशन में मतलब लाजमी नाम लिखना है अलग से? जी बेटा, इसकी वजह यह है कि लेट से एक शख्स ने पहला सेशन लिया और फिर दूसरे में और तीसरे में गायब हो गए वो, ठीक है। तो उसको पूरे 2 घंटे की अटेंडेंस कैसे मिलेगी, ठीक है। ये एक शख्स जो है वो आखिरी सेशन में आया, शुरू में नहीं आया, तो ये तो अनफेयर है ना दूसरों पे के अटेंड किया नहीं बेसिकली सेशन और पूरे 2 घंटे की अटेंडेंस उन्हें मिल गई। इसलिए लाजमी है, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, खाली नाम ही तो लिखना है ना, उसमें कौन से हल बेल है, कौन सी यानी एफर्ट जो है वो लग रही है। और यही तीसरे सेशन में कर लीजिएगा। उसके बाद तो नेक्स्ट टाइम से फिर हम इंशाल्लाह क्लास में फिजिकल सेशन में एक दफ़ा अटेंडेंस ले लिया करेंगे, क्योंकि वहाँ तो फिर खैर एनीवे। तो क्लासरूम में मुझे बताएं
कि कौन से फैसले सेंट्रलाइज्ड हैं और कौन से फैसले डिसेंट्रलाइज्ड हैं। हमारी क्लास को ले ले मैनेजमेंट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें फिर आप बताएं क्या टेक्स्ट बुक की चॉइस सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज है। अभी सिर्फ हम क्लास की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें दो ही लेवल हैं, एक टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स। आप बताएं मुझे, टेक्स्ट बुक की चॉइस सेंट्रलाइज्ड हुई या डिसेंट्रलाइज्ड हुई। सर डिसेंट्रलाइज ना। डिसेंट्रलाइज कैसे है? मैनेजर कौन है क्लास में? टीचर सर कह देगा कि ये बुक लेनी है, सही सर, ठीक। सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, अगर हम डिपार्टमेंट के लेवल पे देखें, ठीक है, हम कॉमर्स डिपार्टमेंट को ले लें, अब बताएं कि टेक्स्ट बुक की चॉइस जो है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। सर अब डिसेंट्रलाइज है। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि हर टीचर को इजाजत दी हुई है कि भाई आप जो किताब चुनना चाहें वो आप चुन लें, आपकी अपनी अहलियत सलाहियत है, आप उसके हिसाब से जो मुनासिब आप समझें किताब जो है वो आप रखें। अब इसमें आप देखें कि अगर आप चेयरमैन हो या डीन हो, इससे मसला क्या आ जाता है, जो मैंने देखा है कि बाज टीचर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने खुद अपने स्टूडेंट ज़माने में जो किताब इस्तेमाल की होती है वो उसी से पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो 20 साल पुरानी किताब। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, लेट्स से इस दफ़ा देखें मैनेजमेंट के 3 सेक्शन है मिसाल के तौर पे, तो 2 तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक कोई और पढ़ा रहा है। लेट्स से कि 3 अलग लोग ये तीनों सेक्शन पढ़ा रहे हो, तो ये मुमकिन है या नहीं कि तीनों ने अलग-अलग टेक्स्ट बुक रखी हुई हो? ठीक है, यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो अब जब टेक्स्ट बुक्स अलग हैं, एक जो है वो लेटेस्ट किताब है, एक 10 साल पुरानी किताब है, एक 20 साल पुरानी किताब है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी जो है नहीं रहेगी। चाहे करिकुलम एक ही हो, पढ़ाना सबने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग है, क्योंकि ये 100 साल पुराने कॉन्सेप्ट हैं, लिटरली 100 साल पुराने कॉन्सेप्ट हेनरी फेवल ने दिए थे। बट उसमें एग्जाम्पल्स कैसी हैं, कवरेज कितनी हुई हुई है, जैसे जो ये किताब है, जो कोशिश मैंने की है कि भाई लेटेस्ट हो किताब ये, तो इसमें मिसालें भी आप देखें, इसमें रोबोट्स का भी जिक्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र है, सोशल मीडिया का जिक्र है, टेक्नोलॉजी के यूज का है, इलॉन मस्क का जिक्र है। तो 10 साल पुरानी किताब में तो इलॉन मस्क का जिक्र नहीं होगा ना, 20 साल पुरानी किताब में तो इलॉन मस्क का कोई नाम ही नहीं जानता था, वो तो खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया था 20 साल पहले। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, मगर उसमें फिर ये ख्याल रखना पड़ता है आपको कि जो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं काम, ऐसा ना हो कि उनमें कंसिस्टेंसी हम आंगी ना रहे। और लेट्स से फैक्ट्री में आप हैं, आप फैक्ट्री के मैनेजर हैं, और हर जो आपके पास मशीन, लेट से 10 मशीनें, हर शख्स को आपने इजाजत दे दी भाई तुम जितने दिल चाहे और जैसे दिल चाहे तुम यूनिट्स बनाओ हर मशीन पे, तो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये एक बैलेंस रखना पड़ता है आपको कि कुछ चीजें सेंट्रलाइज करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज करनी पड़ती हैं। मैंने जो पहले मिसाल दी कि जी जो किसी मुल्क में करेंसी होती है वो सेंट्रलाइज्ड है, अभी मैं बिटकॉइन या इसकी बात नहीं कर रहा। बिटकॉइन आप देखें डिसेंट्रलाइज्ड है, आप खुद बिटकॉइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते थ्योरेटिकली, बताइए। नहीं बना सकते सर। नहीं बना सकते? कैसे नहीं बना सकते? बिटकॉइन माइनिंग क्या चीज है? बिटकॉइन से बना कुछ बना सकते हैं भाई, वो एक फॉर्मूला है, वो उसमें कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड हैं कि आपको हो सकता है अगर आप एक पीसी पे लगाएं तो आपको 50 साल लग जाएं एक बिटकॉइन बनाने में। वो उसकी टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो अनलाइक नॉर्मल करेंसी एक मुल्क की, बिटकॉइन या जो ये साइबर करेंसीज हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड, सारी नहीं मगर कुछ। बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड,
आप लगा दें एक पूरा 100 कंप्यूटर्स का, सुपर कंप्यूटर्स का, और आप बिटकॉइन की माइनिंग, वर्चुअल माइनिंग है ना, कोई एक्चुअल जमीन से तो निकाल नहीं रहे, वो माइनिंग आप कर लें। मगर जनरली स्पीकिंग करेंसी का जो छपना है, नोट जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। स्टेट बैंक है, फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनको कानूनी हक दिया हुआ है कि आप छापें। हम एक मुख्तलिफ भी कर सकते थे कि हर शख्स अपनी करेंसी छाप सकता है। ये मुमकिनात में से है, कानून बन जाए कि साहब हर शख्स, ये अब हम देखें कौन कौन है आज यहाँ पे। हमजा साहब अपने घर करेंसी छापेंगे, वो अपना नाम रखेंगे, जी मेरे नोटों का क्या नाम होगा। नौशाद साहब अपनी करेंसी छापेंगे, नेहा अपनी करेंसी छापेंगी, तो अपनी तस्वीर लगाएंगी। रुमेल साहब अपनी तस्वीर या घर वालों की लगाएंगे। इट्स थ्योरेटिकली पॉसिबल कि हर शख्स को इजाजत दे दी जाए कि अपनी करेंसी बनाओ, मुकम्मल डिसेंट्रलाइज कर। मगर उसमें क्या मसाइल आएंगे? रुमेल साहब ने जो करेंसी बनाई है वो हो सकता है कि नेहा ना कबूल करें, ठीक है। पावर आपने जो करेंसी बनाई है हो सकता है जो है वो सरफराज साहब ना कबूल करें, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। वो कहेंगे भाई आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डिसेंट्रलाइज करने में। मगर डिसेंट्रलाइजेशन बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत दफा फैसलों को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। ये मॉडर्न वॉरफेयर में, अगर आपने ये कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह जैसे गेम खेले हो तो आपको अंदाजा होगा कि जंगें जो है मैदानों में उमूमन नहीं लड़ी जा रही होती हैं, वो अर्बन एरियाज में बिल्डिंग्स और उसमें लड़ी जा रही होती हैं। तो कोई फील्ड नहीं होती कि बस जनरल ने कमांड दे दिया है कि भाई, सेंट्रल कमांड दे दिया है कि चलो लड़ो जाके। अब अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में अगर जंग चल रही है तो किसी बिल्डिंग में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तहखाने में छुपे हुए हैं, कोई दीवार के पीछे है, तो आपके जो ग्राउंड पे ट्रूप्स हैं मॉडर्न वॉरफेयर में, उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि भाई आप जो मेजर हैं पीछे, या कर्नल हैं या ब्रिगेडियर हैं, उनसे पूछने की अब जरूरत नहीं है। आपको हमने इजाजत दे दी है, अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो आप गोली चला सकते हैं। हर चीज हमसे पूछ पूछे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्बन एरिया में वॉरफेयर ऐसे हो ही नहीं सकती। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फायदा ये है कि जो सोल्जर्स हैं ऑन द ग्राउंड, वो उसी वक्त सिचुएशन देख के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और नुकसानात क्या है वो हमने देखा है, पब्लिकली जो खबरें आती हैं कि इनोसेंट्स पे मर जाते हैं। ये अभी वॉरफेयर को छोड़ दें, अमेरिका में कई केसेस हुए हैं। अभी एक केस हुआ था कि पुलिस की खातून ने, फिर 2 केसेस हुए थे कि 2 अनआर्म्ड लोगों को मार दिया। मुख्तलिफ वाकयात थे। एक लड़का था आई थिंक 14 साल का, उसके हाथ में मोबाइल फोन था। घबराहट में वो पुलिस वाली ये समझी कि एक गन है इसके हाथ। अब उसको पूरे इख्तियारात दिए हुए अथॉरिटी कि तुम गोली चला सकती हो अगर तुम खतरा महसूस करो। ऊपर किसी से, बॉस से पूछने की जरूरत नहीं है। मगर जब आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया इस डिसीजन को, तो मामला जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। अच्छा, अगर आप इख्तियारात ना दें और उस बच्चे के पास एक्चुअली गन होती, तो वो पुलिस वाली की जान जो है वो खतरे में हो सकती थी। यहाँ भी आप देखें पाकिस्तान में, शायद आपके इल्म में हो कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो, फसाद हो रहा हो, तो पुलिस वालों को बगैर मजिस्ट्रेट के या कमिश्नर के, फॉरगेटिंग के लेवल्स क्या होते हैं, इजाजत नहीं है अंधाधुंध गोलियां चलाने की। उन्हें पहले इजाजत लेनी पड़ती है एक सेंट्रल अथॉरिटी से कि भाई क्राउड जो है वो बेकाबू हो गया है और नुकसान से आपको पहुंचने का खतरा है, आम आवाम की जानों को खतरा है इस क्राउड के एहतजाज या हरकतों से, तो फिर वो इजाजत दी जाती है गोली चलाने की। तो फिर जो है वो, क्योंकि अगर ऐसे आप हर शख्स को आप इजाजत दे दें पुलिस के अशखास को, तो फिर प्रॉब्लम होने का चांस है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट उसमें भी आप कॉन्टेक्स्ट में देख लें। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में हमने देखा था, यूनिवर्सल है। अब वो फौज हो, पुलिस हो, तालीमी इदारा हो, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कागज बना रही हो, कुर्सी बन रही हो, कुछ भी हो, वहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आपने फैसला करना है कि मरकजी तौर पे ऊपर लेवल पे फैसला करना है, और कुछ चीज़ें जो है हमने डिसेंट्रलाइज कर दी, ठीक है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप देखिएगा, अभी आप अप्लाई करने जाएं तो मेरा ख्याल है तकरीबन 90% कंपनियों की
रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रलाइज्ड कि भाई ग्रेजुएट हो कम से कम, ठीक है या नहीं है? यस सर। हाँ, आप कहेंगे भाई ग्रेजुएट को छोड़ो, मुझे काम आता है जो आप करवाना चाहते हो। लेट्स से सेल्स का काम है, आप कहोगे भाई आई एम बोर्न सेल्स पर्सन, आई एम बोर्न सेल्समैन और सेल्स वूमन, मुझे कोई भी चीज दे दो, मैं ह्यूमन स्किल्स हैं, मैं बेच दूंगा वो चीज को। वो कहेंगे नहीं साहब, हमारी HR डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हों कम से कम। तो कुछ चीजें आप देखेंगे कंपनीज में सेंट्रलाइज की हुई हैं और कुछ चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज की हुई हैं। अब ये जब आप अपनी कंपनी जिस पे भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको फिर चीजें स्पेसिफिक मिलेंगी लिखने के लिए कि भाई आपकी कंपनी जिस पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें कौन सी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं और कौन सी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ ये एग्जिबिट 11-5 भी देख लीजिएगा। ये फायदे और नुकसानात बताए हुए हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। ऑलराइट, द फाइनल थिंग, द सिक्स्थ थिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन बनाते हुए सोची जाती है वो है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन की भी दर्जात हैं, डिग्री है। जैसे हमने देखा था कि सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन के दर्जात हैं, डिग्रीज हैं, किस हद तक कौन सी चीज सेंट्रलाइज की हुई है या डिसेंट्रलाइज की हुई है। तो फॉर्मलाइजेशन क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है हर जॉब में कितनी हुई हुई है, किस हद तक जो है वो हर चीज रूल्स और प्रोसीजर से डिफाइन की हुई। तो हम फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल को हम कंट्रास्ट कर सकते हैं, तजाद कर सकते हैं इनफॉर्मल से। ठीक है, अगेन जो मिसाल आपके सामने है क्लासरूम की अगर हम ले लें तो आप बताइए कि एक टीचर को उसका काम करने के लिए कौन सी बातें रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत फॉलो करनी होती हैं। यानी फॉर्मलाइजेशन ज्यादा है या कम है जो आपने नोट किया है। ये सवाल है आपसे सर कम है आई गेस। अच्छा, क्या चीजें हैं जिसमें रूल या प्रोसीजर नहीं बताया हुआ टीचर? कोई रूल्स हैं टीचर के लिए? यस सर। बताइए। सर टीचर्स के लिए रूल्स नहीं है बट टीचर स्टूडेंट को बताता है कि लाइक जैसे आप हमारी क्लास में हैं तो आपने कहा कि मेरी क्लास में इस तरह में मेरा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह है, आपको आगे इस चीज में हेल्प होगी, ये सारी गाइडेंस और ये सारे आपके रूल्स तो टीचर रूल्स बताता है। और मे भी शायद पीछे डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर्स के लिए भी कुछ रूल्स हो कि टाइम फॉलो करना है या इस तरह क्लासेस लेनी है, आपने इतने आवर्स देने। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत, कौन बोल रहा है ये? सर मोहम्मद नौशाद। हाँ, मोहम्मद निशाद साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। हम डिफरेंट लेवल्स पे देखें तो रूल जो है वो बने हुए हैं, प्रोसीजर्स हैं। और अगर हम क्लासरूम के लेवल पे भी देख लें तो खाली हर चीज जो है फॉर्मलाइज्ड नहीं है। यानी लेट्स से कि मैं फिजिकल रिपोर्ट मांग रहा होता, मैं वैसे डिजिटल रिपोर्टिंग लेता हूँ, तो अब आप कागज 70 ग्राम पेपर पे छाप रहे हैं या आप 80 ग्राम पेपर पे छाप रहे हैं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये पीले कागज पे छाप रहे हैं, ये बिल्कुल इंडोनेशिया के फाइनेस्ट ब्रिलियंट वाइट लेजर पेपर पे आप छाप के ला रहे हैं। आपने फॉन्ट साइज कैलिब्री यूज किया हुआ है या टाइम्स न्यू रोमन यूज किया हुआ है, इसका रूल नहीं बना हुआ होगा, आजादी होगी आपको। ठीक है ना? तो कुछ चीजें किसी भी जॉब में कुछ चीजें फॉर्मलाइज्ड होती हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से बताई भी होती हैं। जैसे नौशाद ने कहा कि भाई टीचर पे भी रूल्स हैं कि भाई ये दिन
इस टाइम में आपकी क्लास होगी और ये इतनी देर की होगी। आपको याद होगा शुरू में हमारी ये बहस चल रही थी कि भाई वो 2 घंटे पूरे पढ़ाना है या 2.5 घंटे पढ़ाना है, या क्लास जो है वो बीच में छोड़ देनी है, ये क्या करना है या क्या नहीं करना। तो डिपार्टमेंट के वाकई में कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स हैं जो हम एक पिछले चैप्टर में प्लानिंग में पढ़ चुके हैं, और इसी तरह स्टूडेंट्स को कुछ चीजें फॉर्मली बता दी गई हैं, मगर कुछ चीजों की छूट जो है स्टूडेंट्स को भी दे दी गई है। किसी भी स्टेज से मैंने ये नहीं कहा कि आपने नेशनल फूड्स पे रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो वो पार्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया, और वो रिपोर्ट आप वर्ड में बना रहे हैं या वो रिपोर्ट आप किसी और वर्ड प्रोसेसर में बना रहे हैं, फॉन्ट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग आप 1 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं, ये आपको इनफॉर्मली जो है वो आपके ऊपर है कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस हद तक स्टैंडर्डाइज्ड है हर चीज, ये आप देख लीजिएगा, जिस हद तक जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है काम करना है, तो फॉर्मलाइजेशन हम कहेंगे ज्यादा है। और जिस हद तक जो है वो छूट दी हुई है एम्प्लॉय को कि आप जो है अपना काम कर सकते हो जिस तरह से आप चाहो, जिस तरह से आप बेहतर समझो, एज लॉन्ग एज के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, तो हम कहेंगे फॉर्मलाइजेशन जो है वो कम है, या लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी जो है वो कम है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ड्रेसिंग है। अब ऑफिसेज में आप जाएं तो उमूमन ऑफिसेज में जो है वो एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है। आप कहेंगे जी मैं धोती पहन के जाऊंगा, वो कहेंगे नहीं। या आप कहेंगे जी मैं सलवार कमीज पहन के आऊंगा, बहुत से ऑफिसेज में जो है वो जो है वो मना होगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 6 गाइडलाइंस हैं, ये 6 एस्पेक्ट्स हैं जिसके जरिए से आप ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन जो है वो करते हैं। ओके, ओके सर। वेरी गुड। यकीनन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट के जब एग्जाम होगा तो फिर पता चलेगा एक्चुअली कि कितना समझ में आया। सर समझ तो आ जाता है बट लिखने में प्रॉब्लम होती असल बात तो देखें, लिखते हम दिमाग से ही है ना, तो दिमाग में जिस हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस कॉन्सेप्ट की मिसाल होगी। और ये मैं क्यों इनकरेज करता हूँ कि भाई आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जब वर्बली आप एक्सप्रेस कर सकेंगे जुबानी, तो शायद फिर आप राइटिंग में भी एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो हमें असल में मसला ये है हमारे मुल्क में कि थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। आप मुझे क्लास 1 से बता दें कि कितने टीचरों ने कौन से कोर्सेज में आपको इनकरेज किया हो कि बेटा आप सोचो खुद से, ठीक है। बता दीजिए आप मुझे अपनी थिंकिंग को कैसे बेहतर करें। एक आध कोई अंग्रेजी को शायद कोई कोर्स मिला हो स्कूल में, जैसे हमने भी एक आध कोई कोर्स कि भाई राइटिंग का कोर्स है इंग्लिश के, उसमें ऐसे लिखो, उसको बेहतर लिखो। उसके अलावा कहाँ कोई इनकरेज करता है, सिस्टम भी नहीं है हमारे कि थिंकिंग बेहतर हो, क्लियर हो हमारी थिंकिंग। अगर कोई यस एग्जाम्पल सर, है यस तो सर। बता दीजिए आप। हाँ, तो अभी तो आप सुन रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। जब आप मुझे सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जुबानी तौर पे क्लैरिटी आएगी, एक्सप्रेस करने में क्लैरिटी आएगी, तो लिखने में भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो वहाँ एग्जाम का काम आसान हो जाएगा। यही स्किल आपके काम आएगी इंटरव्यू। वहाँ जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे या बाज इंटरव्यूज में कहते हैं भाई आपके कोई सवाल हैं, अब आप पूछिए हमसे, तो वहाँ ये बोलने की, सोचने की स्किल जो है वहाँ काम। अनफॉर्चुनेटली क्लासरूम में बस ये होता है कि खामोश बैठ के सुनते रहो, और जो मैंने बोला है उसको लिखते रहो, और जब एग्जाम हो तो उसी चीज को जो है वो रिपीट कर देना। उसका फिर फायदा जो है वो स्टूडेंट्स को इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। ओके, अच्छा जी, ये कुछ टॉपिक्स अभी हम बाकी जो है स्किप कर रहे हैं।
और हाँ, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आ गया है, इसको भी हम बाद में कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ पहले ये जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं खास तौर पे चारों फंक्शंस में, वो हम कवर कर लें। ठीक है, तो अब हमने दो फंक्शंस कर लिए हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अब हम चलेंगे लीडिंग पे, उसके बाद कंट्रोल पे, ताकि आपको ये चारों फंक्शंस का एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि रिपोर्ट बनाने में आपको जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई। ये इस पेज पे आप देखें, पेज 402 403 पे कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं। नए का मतलब निस्बतन नए, जो कि 100 साल पहले नहीं होता था। मिसाल के तौर पे कंप्रेस्ड वर्क वीक है कि आप ज़्यादा घंटे रोज़ाना काम कर लें, मगर जो है दिन कम आना पड़े आपको। या फ्लेक्सी टाइम का शायद आपने सुना हो कि भाई अगर आपका दिल चाह रहा है आप 11 बजे आना चाह रहे हैं, ठीक है, आप 11 बजे आ जाएं बजाय 9 बजे के, फिर आप 7 बजे चले जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो निस्बतन नहीं है। ये जब हेनरी फेयोल ने ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर 8 बजे आना है, 9 बजे आना है, तो सबने आना है। तो वक्त के साथ साथ जैसे कैजुअल फ्राइडे आपने सुना होगा, एक वो चीज़ आ गई कि चलो भाई फ्राइडे को आपको सूट पहन के आने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीन्स और टी शर्ट पहन के आ सकते हो। मगर आप फिर वही कहो कि मुझे तो धोती में आना है, पेशावरी चप्पलें पहन के, तो शायद मना कर दिया जाए उसको भी आपको। ठीक है, या शॉर्ट्स पहन के आना है, वो मना कर दिया जाए। तो लिमिट्स होती हैं कि किस हद तक जो है वो डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज या इनफॉर्मल जो है छोड़ा जा रहा है। वंस अगेन सेम पैटर्न एज मिड टर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और रिव्यू एंड डिस्कशन क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। किताब बड़ी इसमें अच्छी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ मैं नहीं करा सकता। कई चैप्टर्स के एंड में ये पर्सनल इन्वेंटरी असेसमेंट्स हैं, ताकि आप अपने जो स्किल्स हैं, जैसे इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स हैं, वो आप खुद से असेस कर सकें कि हाँ भाई मेरे में ये सलाहियतें हैं या नहीं है। ठीक है, तो और ये स्किल्स पर्सनल लेवल के हैं, जो मैं ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करता रहा हूँ। अब यहाँ आप देखें कितनी अच्छी बातें की हुई हैं कि अगर आपको पावर हासिल करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी फॉर्मल अथॉरिटी तो आपको इदारा दे देगा, बट फॉर्मल अथॉरिटी से जरूरी नहीं कि पावर आपके पास आ जाए। तो ये इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं, अगर आप पढ़ें इस तरीके से आप फिर पावर जो है वो गेन कर सकते हैं किसी इदारे में। ठीक है जी, ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं तीसरे और शायद मैनेजमेंट के सबसे अहम फंक्शन की तरफ, और वो है लीडरशिप का फंक्शन। तो लीडरशिप का फंक्शन हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशन तो देखी थी। कोई बताना चाहेगा? लेट्स सी कौन कौन है कि लीडरशिप का फंक्शन क्या होता है। लेट्स सी, 10 मिनट रह गए हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेट्स सी, रजा अब्बास साहब, आप बताना चाहेंगे लीडरशिप का फंक्शन क्या था? हमजा महमूद साहब अगर जाग रहे हो तो। तो लीडरशिप में ये है कि मैनेजर लीड करता है पूरे ग्रुप को एक और एक जो मिनट होल्ड एम्प्लॉइज होल्ड, हैं उनको देखिए लीड करता देखिए, है। एग्जाम हो या फेस टू फेस हो, सर्कुलर डेफिनेशंस अवॉइड करनी चाहिए कि लीडरशिप में लीड करते हैं, प्लानिंग में प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं, और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो वो डेफिनेशन जिसमें वही लफ्ज रिपीट हो रहा हो जिसको
डिफाइन करने को कहा गया हो, ये सर्कुलर डेफिनेशंस कहलाती हैं। तो अच्छी डेफिनेशन में वही लफ्ज रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आप बताएं कि लीडरशिप का जो फंक्शन है, यानी लीडरशिप का जो काम है, उससे मैनेजर क्या काम कर रहा है। रजा साहब, अब आप बताना चाहेंगे? उसामा, नूरुलैन, सफिया, रुकैया, सर साहिबा। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में देखा था, एक बड़ा काम है लीडर का। अब लीडर का मतलब से जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजर जो है, चाहे वो मैनेजर क्लास का मैनेजर हो यानी टीचर हो, या वो डिपार्टमेंट का मैनेजर हो जैसे चेयरमैन हो, या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का मैनेजर हो, डीन हो, या सारी यूनिवर्सिटी का मैनेजर हो जैसे वाइस चांसलर हो, और इसी तरह लेवल्स आप देख लें किसी इदारे में, नॉन एजुकेशनल इदारे में, हर मैनेजर अपने लेवल पे लीडरशिप का काम कर सकते हैं। जैसे ये किसने कहा था मोटिवेट करने का? कौन बोला था? सर मैंने बोला था। आपका नाम मुझे नहीं क्योंकि नजर आ रहा है इस वक्त। सफिया। सर जी सफिया। सफिया, ठीक है, बिल्कुल सफिया, आपने सही कहा। तो आप देखें कि हर लेवल पे, अच्छा जरूरी नहीं कि ये काम कर रहे हो मैनेजर, हर टीचर नहीं मोटिवेट करेगा, बाज टीचर तो बल्कि डीमोटिवेट करते हैं, हर मैनेजर नहीं मोटिवेट करेगा, बाज एक्चुअली क्रिटिसाइज करके डीमोटिवेट करते हैं। मगर एक अच्छे मैनेजर में जब वो लीडर का काम करेंगे तो यकीनन मोटिवेट करेंगे। और एक और क्या काम होता है लीडर का? मोटिवेट करते कैसे हैं? सर उनको इनकरेज करते हैं। हाँ, इनकरेज करते हैं, और एक कई तरीके हो सकते हैं उनको मोटिवेट या इनकरेज करने के। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सर उनको अपनी काम में मायल करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हाँ, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखें, आप ये कर लोगे आपको ये फायदा मिलेगा। जैसे थोड़ी बहुत कोशिश मैं करता हूँ कि भाई आज ये रिपोर्ट, आज ये कॉन्सेप्ट, आज ये काम सीख लोगे, ये आपके इंटरव्यू में जॉब में जो है वो काम है। ठीक है, अगर जॉब का करने का और अच्छी जगह नौकरी करने का शौक है तो। मगर मोटिवेशन के लिए आगे वाला शख्स की भी जरूरत होती है कि उसमें भी कुछ अपनी ड्राइव हो। ठीक है, वो जो अंग्रेजी की कहावत है कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैंट मेक इट ड्रिंक। घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं मगर उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। ये किसी का माइक प्लीज खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। ओ सॉरी सर। हाँ, वो नहीं, वो स्टैटिक सी आ रही थी। तो लीडर जो है वो देखें बातों के जरिए से मोटिवेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए से, शाबाशी दे के, ठीक है, इनकरेज करके, चैलेंज करके, और ऑफ कोर्स वेरी फ्रैंकली मॉनेटरी बेसिस पे भी कर सकते हैं कि भाई आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जॉब में तरक्की मिलेगी। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। इनफैक्ट सजा की धमकी दे के भी मोटिवेट हो जाते हैं बाज लोग, जो आम फहम अल्फाज में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कहलाती है। कि वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली डोंकीज के लिए इस्तेमाल की जाती है कि या तो मारो डोंकी को स्टिक, तो डोंकी चलेगा, या उसके सर से आगे गाजर बांध दो तो गाजर को देखते हुए बेचारा जो है वो चलता रहेगा। ये आप इमेज आपको इंटरनेट पे देखेंगे, मिल जाएंगे कि भाई, और इसको कहा भी जाता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट हो गया मोटिवेशन पॉजिटिव, और स्टिक हो गई नेगेटिव मोटिवेशन। नहीं काम किया तो मार पड़ेगी, अगर काम कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक? तो कम्युनिकेट करके और मोटिवेट करके लीडर जो है बेसिकली अपने काम जो है वो करते। यहाँ हम देखें अगर, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, यानी कोई मुख्तलिफ बात नहीं हो रही कि चैप्टर 1 में कुछ और कहा था और यहाँ जो है वो कुछ और बात हो रही है, सिर्फ एक कहने का अंदाज का फर्क है।
तो आप देखें कि लीडर कौन है, जो कि लीडर का फंक्शन अदा करेगा। एक ऐसा शख्स है जिसके पास मैनेजरियल अथॉरिटी है, मगर अथॉरिटी दी जाती है, उससे आ नहीं जाती अथॉरिटी। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है। टीचर्स की मिसाल ले रहा हूँ क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स रहे हैं, अभी तो आप मैनेजर या सबऑर्डिनेट कहीं नहीं रहे। तो हर टीचर के पास कहने को तो अथॉरिटी है, ठीक है, मगर वो क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? नॉट नेसेसरी। तो वो जो हमने चैप्टर 1 में देखे थे, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, वो होंगी। खासतौर पे इंटरपर्सनल स्किल्स, तो आप में इन्फ्लुएंस करने की सलाहियत जो है वो होगी। तो लीडर कौन है? लीडर एक ऐसा शख्स है, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, यंग और ओल्ड डजेंट मैटर, जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, उस लिहाज से हम देखें जो पॉपुलर हमारे सियासी लीडर हैं, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, तो ये अपनी अपनी जमातों के लीडर हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत है। ठीक है ना, जो वो लीडर कहेगा उस बात को जो है मोर और लेस डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट मोर और लेस उनके जो मातहत हैं उनकी बात को वो फिर मानते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। तो लीडर एक शख्स हो गया, और लीडरशिप जो है वो एक प्रोसेस हो गया, एक अमल हो गया। और क्या अमल है वो, क्या प्रोसेस है? रंग बदल दूं थोड़ा सा। ग्रुप को Goals लीड को achieve करना। जी सॉरी, बोलिए बोलिए। ग्रुप को लीड करना और गोल्स को अचीव करना। जी, ग्रुप को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, और असल मकसद, ये आपने बिल्कुल सही कही जो यहाँ लिखा हुआ है कि असल मकसद देखें चारों फंक्शंस का। मैंने क्लास में ही बताया था कि मैनेजमेंट को फंक्शंस नहीं डिफाइन करना चाहिए कि जी मैनेजमेंट क्या है, सब मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग है। नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सिर्फ वो फंक्शंस या काम हैं जिसके जरिए से क्या होता है, क्या होता है इन चारों फंक्शंस को परफॉर्म करके? गोल अचीव कर सकते हैं। जी, गोल अचीव कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर सारे एम्प्लॉयज निकाल दें और ये मुमकिन हो कि हम उनके बजाय हम रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें लगा दें, तो फिर मोटिवेशन का तो काम खत्म हो गया ना। हमने मशीनों को तो मोटिवेट नहीं करना है। यस और नो? यस सर। और गोल हमारा अगर फिर भी अचीव हो रहा है तो मैनेजमेंट हो रही है। तो मैनेजमेंट इज अबाउट गोल अचीवमेंट। ठीक है, कैसे होता है लॉन्ग टर्म में, वो असल सवाल है। जब तक इंसान है, इंसानों को इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि वो काम कर सकें। अगर वही काम मशीनें कर लेंगी तो हमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये टाइम अब ख़त्म हो गया है इसका, तो अब ये 10 मिनट की ब्रेक हम ले लेते हैं। और असल में दूसरा सेक्शन कोई पढ़ाना है, वरना वो और लंबी हम ब्रेक ले लेते। तो यहाँ फिलहाल मैंने थर्ड सेशन रखा हुआ है 11:55 पे। हाँ ठीक है, तो 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो सेशन 3